साल 2022 का वॉर कैलेंडर अपडेट हो चुका है। महायुद्ध की फाइनल डेट भी रिलीज हो चुकी है। हैरानी इस बात की है कि इस बार के वॉर कैलेंडर में बड़ा उलटफेर भी हुआ है। वो ये कि कोल्ड वॉर के किरदार बदल चुके हैं। अब तक रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध यानी विनाशक हथियारों की होड़ मची थी, मगर अब टकराव रूस और नेटो के बीच शुरू हो चुका है। वैसे नेटो कंट्री में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन इस बार अमेरिका नहीं बल्कि नेटो में शामिल यूरोपियन देश रूस से भिड़ने को आमद आए, वो भी यूक्रेन को लेकर। तो क्या साल 2022 में रूस वर्सेस नेटो मेंबर में बारूदी घमासान होगा? क्या एंग्री पुतिन की फौज यूक्रेन से पहले नेटो कंट्री पर चढ़ाई करेगी? क्योंकि रूस ने एक ऐसे विनाशक को एयरफील्ड में उतारा है जिसके नाम से नेटो थर थर कांपता है। इतना ही नहीं, इस बार पुतिन ने 60 साल पुराने वॉर प्लान को भी एक्टिव कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखें। What's happening now, tensions that are building up in Europe, is the fault of the US and NATO. प्रेसिडेंट पुतिन की सेना ने जब से यूक्रेन की बॉर्डर के पास मोर्चा संभाला है, तभी से ही दोनों मुल्कों के बीच तनाव उबाल मार रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूस की ताकतवर फौज यूक्रेन पर धावा बोल सकती है। अपने विध्वंसक हथियारों के दम पर यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क को तबाह कर सकती है। और इन कयासों के पीछे की वजह है महाबली रूस की तैयारी। उसे भी देख लीजिए। रूस ने 1.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किया है। रूस ने सैकड़ों टैंक, आर्टिलरी और MBRL को भी मोर्चे पर लगाया है। BMPT टर्मिनेटर और BM-30 स्मर्च MBRL भी वॉर जोन में तैनात है। किसी भी वक्त रूसी सेना यूक्रेन की रेड लाइन को क्रॉस कर सकती है। यूक्रेन की इस घेराबंदी का सिर्फ एक मकसद है, हर हाल में यूक्रेन का वजूद मिटाना। मगर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के साथ कंधा मिलाकर नाटो भी खड़ा है। इतना ही नहीं, नाटो कंट्री ने यूक्रेन की मदद के लिए खुद को वॉर जोन में उतारने का ऐलान भी कर दिया है। There will be a high price to pay for Russia if they once again use force against the independent sovereign nation Ukraine. We have demonstrated our ability to impose costs, economic, political actions, and also over the years also increased our military presence in this region just to make sure that all allies are totally defended and protected against any Russian aggressive actions. तीस देशों वाले इस मजबूत गठबंधन ने अपना यूक्रेन को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया है। रूस को साफ साफ चेतावनी दे दी है, किसी भी हाल में नाटो रूस को यूक्रेन पर हमला नहीं करने देगा। जरूरत पड़ी तो रूस के खिलाफ नाटो कंट्री की सेना को बैटल ग्राउंड में झोंक देगा। मगर हैरानी इस बात की है कि जिस यूक्रेन के लिए रूस और नाटो में आर पार की नौबत आ चुकी है, असल में वही यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। ऐसे में क्यों नाटो मेंबर उसका साथ दे रहे हैं? क्यों उसके लिए रूस से भिड़ने तक को चेतावनी दे रहे हैं? तो आपको बता दें, इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन की महाशक्ति अमेरिका से नजदीकी। दूसरी वजह, रूस की आक्रामक नीतियों के खिलाफ नाटो। रूस को रोकना नाटो के DNA में है, क्योंकि रूस किसी भी वक्त यूरोपीय देशों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। शायद यही वजह है कि नाटो में अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी है, जो कि रूस का कट्टर दुश्मन या फिर कहें प्रतिद्वंदी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही दोनों ताकतवर देशों में कोल्ड वॉर यानी विनाशक हथियारों की होड़ जारी है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि इस बार कोल्ड वॉर के किरदार बदलने वाले हैं। अमेरिका की जगह नाटो, खासकर यूरोपीय देश, रूस से सीधी टक्कर लेने वाले हैं।
इसी वजह के चलते नाटो ने यूक्रेन की मदद के लिए इमरजेंसी मीटिंग की। रूस के खिलाफ भले ही नाटो दम भर रहा हो, मगर हर कोई इस बात को जानता है कि अमेरिका के बिना नाटो की कोई बिसात नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रूस और नाटो आमने सामने आए हों। कई दफा कई मसलों पर रूस और नाटो में तलवारें खिंच चुकी हैं, लेकिन नाटो रूस का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। नाटो के एक्शन प्लान को देखते हुए पुतिन ने भी रूसी सेना के टॉप कमांडरों के साथ बैठक की। रूसी कैपिटल मॉस्को में इस मीटिंग को करने का मकसद था नाटो को साफ साफ चेतावनी देना, वो ये कि अगर यूक्रेन के मुद्दे पर नाटो ने किसी भी तरह की दखल अंदाजी की तो अंजाम बेहद ही भयावह होगा। What's happening now, tensions that are building up in Europe, is the fault of the US and NATO. Every step of the way, Russia was forced to respond. The situation kept worsening and worsening, deteriorating and deteriorating at every step. And here we are today, in a situation where we're forced to resolve it somehow. एंग्री पुतिन का यह बयान इस बात के संकेत देता है कि अगर नाटो ने लाइन क्रॉस करने की कोशिश भी की तो रूस यूक्रेन से पहले नाटो पर प्रहार कर देगा। और ऐसा मुमकिन इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के बाद रूस ही दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली मुल्क है। उसके विध्वंसक हथियार और बारूदी जखीरे से पार पाना नाटो की बूते की बात नहीं है। इसी कड़ी में पुतिन ने अपने व्हाइट स्वान के अपडेटेड वर्जन को एयरफील्ड में उतारने का फैसला किया है। आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा यह एयरक्राफ्ट कोई आम जहाज नहीं, बल्कि रूस का Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। जिसे दुनिया द व्हाइट स्वान के नाम से जानती है। रूसी बम वर्षक Tu-160 एक ऐसा विध्वंसक है जिससे अमेरिका समेत नाटो के मुल्क भी खौफ खाते हैं। और इसके बारूदी ट्रेलर को देखकर ही नाटो ने इसे ब्लैक जैक का नाम दिया। यानी दुनिया के तमाम बम वर्षकों में सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक और सबसे ज्यादा विनाशकारी। शायद यही वो वजह है जिस वजह से पुतिन ने नाटो कंट्री की जंगी फितूर को दूर करने के लिए, उन पर विध्वंसक प्रहार करने के लिए Tu-160 बम वर्षक के सबसे अपडेटेड और हाईटेक वर्जन को एक्शन में लाने का ऑर्डर दिया है, ताकि नाटो कंट्री को कंट्रोल किया जा सके। अब आपको रूस के इस एटमी उड़न दस्ते के बारे में बताते हैं, इसकी ताकत, इसकी खासियत, इसके दबदबे से वाकिफ कराते हैं। आखिर क्यों व्हाइट स्वान को देख दुश्मन सिहर जाता है? कैसे ब्लैक जैक का एक अटैक दुश्मन मुल्क का नक्शा बिगाड़ सकता है, यह भी जान लीजिए। Tu-160 एक हाइपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसकी मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर तक की है। इसकी रफ्तार करीब 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह बॉम्बर 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। इस बॉम्बर से क्रूज मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। Tu-160 लगातार 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर का कुल वजन करीब 1,10,000 किलो तक होता है। रूस ने व्हाइट स्वान की अटैकिंग और डिफेंसिंग स्किल में करीब 80% से ज्यादा बदलाव किया है। सोवियत संघ के दौर में बना यह बॉम्बर आज की तारीख में किसी भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से ज्यादा विनाशकारी बन चुका है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसे व्हाइट स्वान क्यों कहा जाता है। असल में इस बॉम्बर की बनावट हुबहू किसी हंस की तरह है। इसके अलावा बम वर्षक पर सफेद रंग की कोटिंग रहती है। आसमान में उड़ते वक्त ये व्हाइट स्वान की तरह दिखाई देता है। ये बॉम्बर फुली ऑटोमेटिक और एवियोनिक सिस्टम से लैस है। इसमें नेविगेशन, रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा है। मतलब साफ है कि अब पुतिन का धैर्य जवाब दे चुका है। इस बार रूस आर या पार के मोड में है। यानी या तो नाटो का काम तमाम होगा या फिर अमेरिका के साथ नाटो रूस पर चढ़ाई कर देगा। मगर ऐसा नहीं है कि रूस भी घेराबंदी नहीं कर रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक रूस ने वेनेजुएला और क्यूबा में भी अपनी सेना को तैनात किया है।
59 साल पहले भी अमेरिका के खिलाफ रूस ने कुछ ऐसा ही कदम उठाया था। अमेरिका पर मिसाइलों का प्रहार करने के लिए क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, वो भी अमेरिकी बॉर्डर से महज 90 मील की दूरी पर। 3 दिनों तक पूरी दुनिया में एटमी वॉर का खतरा मंडराता रहा। हालांकि उस दौरान संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में दोनों ताकतवर मुल्क ने जंग न लड़ने का फैसला किया, मगर अब वैसे ही हालात बनने लगे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।